नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान कल होगा। इस चरण में 7 जिलों की 142 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इन 142 निर्वाचन क्षेत्रों में से तृणमूल कांग्रेस ने पिछले चुनाव में 123 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी ने मात्र 18 सीटें हासिल की थी। पर इस बार ग्राउंड में स्थिति कुछ और नजर आ रही है। ममता बनर्जी का गढ़ है, जिसे बजाना ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। वोटिंग को लेकर टीएमसी की बेचैनी साफ साफ नजर आ रही है। वहीं चुनाव आयोग की सख्ती से भी ममता की मुसीबत बढ़ गई है। दूसरे चरण को भी शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर सेंट्रल फोर्स की तैनाती है। सीसीटीवी के जरिए पैनी नजर रखी जा रही है। साथ ही एक जानकारी ये भी सामने आई कि चुनाव से ठीक पहले कुछ मतदाताओं को वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है। चुनाव आयोग ने एक नई सूची जारी की, जिसमें 1468 मतदाताओं के नाम वापस मतदाता सूची में जोड़ दिए गए हैं। साथ ही चुनाव में उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अजय पाल शर्मा को लेकर सियासत गर्मा गई है। अजय पाल के एक्शन से टीएमसी बौखलाई हुई है। तो चुनाव से पहले क्या कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल में, क्या है बंगाल का माहौल, क्या है चुनाव की तैयारी, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कल बंगाल में सेकेंड फेज की वोटिंग तैयारियां तो जबरदस्त चुनाव आयोग की नजर आ रही है। ग्राउंड से क्या रिपोर्ट? देखिए, दो तीन चीजें समझने की है। एक जो मीडिया में एक नैरेटिव तैयार किया गया कि टीएमसी का गढ़ है, टीएमसी का गढ़ है, 123 सीट जो है वो पिछली बार जीती थी, तो 123 विधायक इस फेज के हैं। मतलब एंटी इनकम्बेंसी अगर है तो सबसे ज्यादा मार टीएमसी के इन विधायकों के ऊपर ही पड़ने वाला है। ये जो एंटी इनकम्बेंसी जो साफ साफ जमीन पे नजर आ रहा है, तो वो इमीडिएटली किसके ऊपर होता है? जो चुना हुआ जो एमएलए होता है, सबसे ज्यादा उसी के ऊपर गाज गिरती है। लोगों का नाराजगी जो है, ये एमएलए काम का नहीं, ये ठीक नहीं है। तो ऑलरेडी 123 सीट ममता बनर्जी के लिए बड़ा डिफिकल्ट है। और खुद ममता बनर्जी के लिए भी। ममता बनर्जी तो अलग एक ऐसे जाल में फंस गई हैं कि कल आखिरी दिन था, उनको वहां सब्जी खरीदने की जरूरत पड़ गई। उसको कहते हैं ना, हम लोग अपने पूर्वांचल के साइड में कहते हैं कि दाल चावल का जो है भाव मालूम चल गया, तो वो भाव लेने के लिए वहां पहुंच गई। तो एक तो मसला ये है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अर्बन इलाका है। पिछली बार ममता बनर्जी ने बंगाली अस्मिता को इग्नाइट किया था, और जो भद्र लोग कलकत्ता, हुबली और उसके आसपास का जो कहते कि सुपर कलकत्ता प्रेसिडेंसी एरिया जिसको कहा जाता है, वहां भद्र लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं आए थे। उनके दिमाग में ये चला गया था कि आउटसाइडर हैं, और उसके कारण भी थे कि भारतीय जनता पार्टी से भी बहुत सारी गलतियां हुई कि आपने बंगाली लीडरशिप को आगे आने नहीं दिया। आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था वो विजय वर्गीय जो है वो खुद ही करते थे, सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हिंदी में आप करते थे। इस बार ये भद्र लोग ये क्रैक कर चुका है। सबसे बड़ी चीज, महिलाओं का गुस्सा वो 7वें आसमान पर है। तो आप देखिए कि जो जो प्लस पॉइंट ममता बनर्जी का बताया जा रहा था, वो इस बार वीकनेस में कन्वर्ट हो गया है। अब ये सारी चीजें तो अपनी जगह पे है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एसआईआर हो गया। पहले फेज में जो 152 सीटों के ऊपर जो चुनाव हुए, उसमें एसआईआर का मसला नहीं था उतना ज्यादा। जो है वो सबसे ज्यादा इसी गढ़ में, चाहे वो नादिया हो, 24 परगना, नॉर्थ साउथ हो, कैलकाटा हो, ये प्रेसिडेंसी का इलाका, यही सबसे ज्यादा एसआईआर के जरिए वोट कटे हैं। ऑन एवरेज 20,000 के आसपास ऑन एवरेज हर कंस्टिट्यूंसी से वोट इस बार कट गए हैं एसआईआर की वजह से। तो एक तो वो हो गया, और जो सबसे बड़ी ताकत थी ममता बनर्जी की कि वो दल बल से, गुंडागर्दी से वोट को कब्जा करती थी, छापा लगवाती थी, तो वहां इलेक्शन कमीशन ने भी टाइट कर दिया। तो मुझे तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है
कि वो एक ऐसे मैच, ऐसे पिच के ऊपर ममता बनर्जी खेल रही है कि जैसे इंडिया टीम पहले जाती थी, अब तो नहीं, अब तो स्ट्रांग टीम हो गई है। पहले टीम जो है कहीं विदेश जाती थी, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो खेल नहीं पाती थी। ममता बनर्जी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट पिच तैयार है। कल आपको मालूम चलेगा कि अगर वोटिंग पिछले बार की तरह 90% के आसपास हो जाए तो ममता बनर्जी किसी भी कीमत पे ये चुनाव नहीं जीत पाएगी। बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी तो है, लेकिन ये 142 सीटें जो है उसमें कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना ममता बनर्जी कर रही हैं, कितनी सीटें जीतने की उम्मीद जताई जा सकती है? देखिए, इस बार जो ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी दोनों का एक गढ़ रहा है, चाहे डायमंड हार्बर का एरिया हो या साउथ 24 परगना हो, कोलकाता हो, हावड़ा हो, हुगली हो, ये ममता बनर्जी के लिए, अभिषेक बनर्जी के लिए, दोनों के लिए चुनौती रहा। और दोनों ही इस चुनौती में नैरेटिव सेट करने में पिछड़ गए। जो कोलकाता के अंदर जहां जहां से रिपोर्ट्स आती हैं, वो महिलाएं भी ये कहने को मजबूर हो रही है कि नहीं नहीं, ममता बनर्जी सेफ्टी नहीं दे पा रही हैं। लोग ये मजबूर हो गए हैं कहने के लिए, जो पहले कहा नहीं करते थे कि नहीं, यहां पर कट मनी चलता है। अभिषेक बनर्जी के सिंडिकेट की चर्चा होती है कि अभिषेक बनर्जी का सिंडिकेट, ये साउथ 24 परगना से लेकर हुगली तक, ये सारे लोग जितने माफिया हैं, जितने कंस्ट्रक्शन का माफिया है, जितना माइनिंग माफिया है, ये सब तो अभिषेक बनर्जी के सिंडिकेट के तले ही काम करता है। इसका सबका मास्टरमाइंड तो अभिषेक बनर्जी है। और अभी भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे क्षेत्र में ये नैरेटिव सेट कर लिया, लोगों के दिमाग में ये भर दिया है। लोग ये समझने को मजबूर हो गए इस बार कि नहीं, पश्चिम बंगाल में जो सबसे ज्यादा करप्शन देखने को मिला है, वो भले ही ममता बनर्जी अपने आप को ईमानदार कहे, लेकिन उनके सेकंड इन कमांड जो अभिषेक बनर्जी हैं, इन सब को डील करने वाला व्यक्ति है। जितने लोग, जितने बड़े बड़े माफिया जिनके बारे में जानकारी आ रही है, सब कह रहा है कि नहीं नहीं, ये तो अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड है, ये अभिषेक बनर्जी का लेफ्ट हैंड है, ये अभिषेक बनर्जी के साथ दिखाई पड़ा है। चाहे कोल स्कैम में भी अभिषेक बनर्जी का आदमी था, ये इधर जो अभी सोना पप्पू गिरफ्तार हुआ, अभिषेक बनर्जी का आदमी था। ये सारे लोग अभिषेक बनर्जी से कैसे जुड़े हो सकते हैं? यानी कि लोगों के दिमाग में ये तो गया कि ये करप्शन को खत्म करना है तो प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा करना पड़ेगा। और इसीलिए लोगों ने सोचा है कि इस बार जो तरीके चल रहे हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सेंट्रल लीडरशिप जो दिल्ली से गए हुए, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह हो, या फिर स्टेट लीडरशिप जो दूसरे स्टेट के हैं, जो पश्चिम बंगाल में जिस जोर शोर से प्रचार करते आए, और उसके बाद जो कॉन्फिडेंस दिखा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, उनके कार्यकर्ताओं में, जो ग्राउंड पे काम करने वाले वर्कर्स हैं, वो भी एग्रेसिव दिखाई पड़े। हर जगह टीएमसी के गुंडों से लड़ते दिखाई पड़े। इस बार ऐसा नहीं हुआ कि बार बार खबरें आ रही है कि नहीं नहीं, देखो वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे थे, 5 लोग जा रहे थे, पिट पिटा के चले आए, वहां पर भगा दिया, वहां मार दिया, वहां पर उनके प्रत्याशी का घेराव कर लिया। ये खबरें अब टीएमसी के लिए आ रही है। जिस तरीके से टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी में जा के रैली में जा रही सांसद, उनके शीशे टूट गए और वो विक्टिम कार्ड खेलने के लिए रोती धोती हुई वीडियो बनाई। लेकिन ये वीडियो जो बना, वो वहां के लोगों को दिखाई पड़ा कि नहीं नहीं, अब टीएमसी का खौफ नहीं रहा। अब टीएमसी भी उसी स्थिति में है जैसे पहले भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी। यही तरीका था, 2011 रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से पूरा सिंडिकेट चलाया करता था कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और कम्युनिस्ट की सरकार। 2011 में ये जो चेंज हुआ था, परिवर्तन हुआ था, जैसा अभी दिख रहा है, उस समय ममता बनर्जी की यही स्थिति थी। एग्रेसिव तरीके से वो टीएमसी के लोगों को अपने साथ जोड़ रही थी और सीधे टकराव था कि कम्युनिस्टों से टकराव। जब तक ताकत का प्रदर्शन नहीं करोगे, जब तक शक्ति नहीं दिखाओगे, तब तक ये कम्युनिस्ट हमें निगलते रहेंगे। और वही चीजें अभी दिख रहा है कि कोलकाता के गलियों में, मोहल्लों में, यहां तक कि झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियों में, वहां भी जो भारतीय जनता पार्टी के हर मोहल्ले में कुछ नेता कार्यकर्ता हैं, सभाएं चल रही है, संघ की एक्टिविटी रही। ये अर्बन एरिया में जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले चुनौती थी, अभी चुनौती ममता बनर्जी के लिए है। और इसीलिए टकराव दिख रहा है कि जहां जहां ये भारतीय जनता पार्टी के
नेता बात कर रहे हैं वहां पर ये बैकफुट पर अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी दोनों हैं। अभी ऐसे लग रहा है कि कल के बाद से ही ये सरेंडर मोड में आ जाएंगे। और इसी बीच में अगर अजय पाल जैसे अधिकारी पहुंच जाते हैं कलकत्ता तो बेचैनी तो और डबल बढ़ जाती है। देखिए, जो खबर आ रही है कि वहां उसके घर के बाहर लोग खड़े हो गए हैं। वहां अजय पाल जो है उसको छोड़ने वाले नहीं, वो फिल्मी डायलॉग दे गया, रात भर में उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, वो बचेगा नहीं। ये जो फिल्मी डायलॉग दे करके कि हम पुष्पा हैं, वो अगर सिंघम है तो हम पुष्पा हैं, हम झुकेंगे नहीं, अरे वो आईपीएस है, आप जो है एक तृणमूल के गुंडे हो। ये फर्क इनको समझ में नहीं आता है। इतना दम्भ, इतना अहंकार, और जिस तरीके से पूरी की पूरी पार्टी एक जिसके ऊपर आरोप की, ये कोई भला आदमी है, ये जहांगीर नंबर 1 का, इसके ऊपर कौन सा केस नहीं है। और इसके ऊपर यह भी आरोप था कि 2021 में चुनाव के बाद जो वहां हिंसा हुई उसमें बहुत बड़ी भूमिका इसकी थी, लेकिन कोई केस नहीं है उसके ऊपर, उसके ऊपर कोई केस नहीं है। टीएमसी के ही अपनी पार्टी के किसी व्यक्ति की हत्या का आरोप लगा, कोई केस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अभिषेक बनर्जी का आदमी है। तो ये तो आप ये छोड़ दीजिए कि भाई क्या होगा, लेकिन है क्या कि जिस हिसाब से सीआरपीएफ वहां गली गली घूम घूम के टीएमसी को पकड़ पकड़ के जो उसके गुंडों को जो है हिसाब किताब लाइन रास्ते पे लेकर के आ रही है। आप देखिए सोशल मीडिया पे वीडियोस की छड़ी लग गई है कि वहां गांव में गए, वहां धमकी देने वाले वो 4-5 वो बांग्लादेशी मुसलमान किस्म के लोग, उनको पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के ले जाया जा रहा है और जनता ताली बजा रही है। जनता ताली बजा रही है कि अच्छा हुआ पकड़ के ले जाओ इन लोगों को। तो ये जो बदलाव हुआ है, इलेक्शन कमीशन अगर जो कोई भी, अब तो आखिरी समय आ गया, कल वोटिंग हो जाएगा फाइनल। जब हम लोगों ने ये प्रोग्राम शुरू किया था बैटल ऑफ बंगाल, शुरू के वीडियोस को देखिए, शुरू से इस बात को हम लोग कहते आए कि जमीन पे लड़ना होगा, इलेक्शन कमीशन को पूरी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, उस खौफ के माहौल को खत्म करना पड़ेगा, तब वहां जाकर के फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। और वही सारी चीजें आज होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी ये दोनों भी बड़े फैक्टर थे और पीएम मोदी ने तो अपनी रैली के दौरान ये भरोसा भी जताया है कि अगर सरकार बनती है, सरकार बनने के बाद चाहे वो संदेशखाली का मुद्दा हो या जितने भी भ्रष्टाचार के केसेस हैं, एफआईआर दर्ज होगी, एक्शन होगा और संदेशखाली का मुद्दा फिर से उठेगा। लेकिन ये सारी बातें तो एक तरफ है, ये कौन किसको देख लेगा 4 तारीख के बाद, इस तरह की धमकियां क्यों आ रही है और कौन किसको देखेगा, क्या आपको लग रहा है? देखिए, जिस तरीके से ममता बनर्जी की बौखलाहट है, हाँ। ये बौखलाहट में कुछ गलतियां भी कर रही है, जैसे अजय पाल शर्मा का मामला। ये बौखलाहट में ममता बनर्जी की पार्टी ने गलती की। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि इस मुद्दे का फायदा किसे मिलेगा, नुकसान किसे होगा। आप इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर उस आईपीएस अधिकारी को बदनाम करने में लग गए। अखिलेश यादव का अपना एजेंडा हो सकता है, लेकिन ममता बनर्जी को इससे फायदा क्या हुआ? यही तो चाहते हैं। ममता बनर्जी को इससे बड़ा नुकसान इसी बात को लेकर हुआ कि जितने जगह पर ये कोलकाता, हावड़ा, हुगली, 24 परगना के एरिया में नाडिया तक, ये पश्चिम बंगाल में वीडियो सर्कुलेट हुए, सब जगह पर चर्चा हुई। महुआ मोइत्रा भी उतर गई मैदान में, टीएमसी का पूरा ब्रिगेड उतर गया मैदान में। बदनाम किसको करना है? अजय पाल शर्मा को। लेकिन बदनाम हुए या नाम हुआ? लोगों के बीच जो खौफ था कि जहांगीर खान जैसे व्यक्ति के घर पर जाकर धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं गलत किए तो फिर रोने पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। ये जो डर का माहौल इन लोगों ने क्रिएट किया, जहांगीर खान जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, इतने सारे आरोप और उसके ऊपर एक केस नहीं। ये पश्चिम बंगाल की पुलिस को सोचना चाहिए। ये लोग बार बार कह रहे हैं कि नहीं, ये उत्तर प्रदेश से ऑब्जर्वर कैसे लाया गया? अगर पश्चिम बंगाल के चुनाव में सारे पश्चिम बंगाल के अधिकारी हैं, जहां पर ममता बनर्जी 15 साल से सरकार में है, सब बदनाम हैं कि पुलिस वाले इनके लिए काम कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस अधिकारी इनके लिए काम कर रहे हैं, पूरा सिस्टम मशीनरी पर इनका कब्जा है, वही पूरी मशीनरी से चुनाव आयोग अगर चुनाव करवा रहा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश से आईएएस आईपीएस लेकर चले गए तो दिक्कत हो गई। ये
तो इन लोगों का इलॉजिकल बातें हैं, लेकिन जो तरीके अभी डेवलप किए गए, चुनाव आयोग का मेन काम यही था, डर के माहौल को खत्म करो। और ये उसी फ्रस्ट्रेशन में अभी भी धमकियां देते जा रहे हैं कि बाद में क्या होगा। लोगों को समझ में आ गया कि ये कुछ नहीं करने वाले हैं, इनकी औकात से बाहर निकल गई है, क्योंकि अमित शाह ने सीधे कहा था 60 दिन सेंट्रल फोर्सेस रहेगा। और वो उनका आश्वासन जो है वो भरोसेमंद है, वो बार बार इस बात को कह रहे हैं। और आगे और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो भी सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती रहेगी। बिल्कुल इसी बात को लेकर कह रहे हैं कि सेंट्रल फोर्सेस रहेंगे और हर जगह रहेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल की पुलिस पर अभी भी भरोसा नहीं है। और इन सब के बीच में ये जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज ने टीएमसी को दुत्कारा है, ये ममता बनर्जी को कहा है, जो बातें कही है, इसका मतलब ही है कि प्रधानमंत्री मोदी जो बोल रहे हैं, अमित शाह जो बोल रहे हैं, उसी के ऊपर मुहर लगाया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये क्या कर रहे हो, देश के इंटरेस्ट की बात, नेशनल इंटरेस्ट की बात में भी राजनीति। 127 किलोमीटर का एरिया आपने एक्विजिशन करके रखा है और केवल 8 किलोमीटर अभी तक दिए इस बीएसएफ को, जहां पर फेंसिंग होनी है। यानी कि ममता बनर्जी की सरकार बांग्लादेश बॉर्डर को घेरना नहीं चाहती, फेंसिंग नहीं होने देना चाहती, ताकि वहां से बांग्लादेशी आते रहे, उसी तरीके से जैसे मणिपुर में ये कांग्रेसियों ने किया, ताकि म्यांमार से ड्रग्स के स्मगलिंग होते रहे, वहां से ये टेररिस्ट आते रहें। फेंसिंग अमित शाह ने करवाया और यहां भी वही स्थिति है। इसलिए ये जो सारे मामले गए हैं, ये एक एक करके दिख रहा है, संजोग, किस्मत और व्यवस्थाएं सब कुछ ममता बनर्जी के खिलाफ ही जा रही है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो कल 7 जिलों की 142 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। वही 142 सीटें जहां पिछले चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी ने 123 सीटें जीतकर अपना किला मजबूत किया था और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 18 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन राजनीति में 5 साल बहुत होते हैं, जनता का मूड बदलते देर नहीं लगती और इस बार बंगाल की हवा कुछ अलग बह रही है। जो कभी ममता का अभेद किला माना जाता था, आज उसी गढ़ की दीवारों में दरारें साफ साफ दिखाई दे रही है। दीदी का आत्मविश्वास अब बेचैनी में बदलता दिख रहा है। चुनाव आयोग की सख्ती भी ममता बनर्जी को परेशान कर रही है। तो आप भी बंगाल चुनाव पर अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।